एलोरा केव्स देखने के लिए। इतना ठंडी है, इस ठंडी में जो मूर्ति पे मैंने आपको तीन मूर्तियां बताई थी ना, वो आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी देखी। स्कूल स्टूडेंट्स का एक्सकर्शन चल रहा है, सब बच्चे लोग जा रहे हैं। कमाल। चले इधर 32। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माई चैनल ड्राइव एंड ट्रैवल टू एक्सप्लोर। अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पूरा अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जस्ट टू अपडेट माई 3500 किलोमीटर ट्रैवल, मैं 16 को चेन्नई से हैदराबाद पहुंचा था और 17 का सुबह हैदराबाद से एलोरा पहुंचा था। एलोरा से अभी अमरावती पहुंचना है। उसके पहले हम लोग ने ये सोचा कि हैविंग बीन इन एलोरा का तो खूबसूरत केव्स का नज़ारा लेना है, तो इसीलिए हम लोग ने तय किया आज सुबह एलोरा जाके उस नज़ारे का आनंद लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज 18 जैन का सुबह का 6:30 बज रहा है। हम निकल रहे हैं एलोरा के लिए। ठंडी तो बहुत ही है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप सबको पता है कि एलोरा के तो बहुत सारे व्लॉग्स आए हैं, मैंने भी बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं। तो इसमें से 12 तक का बुद्धिज़्म का केव है और 13 से 29 तक का हिंदुइज़्म का है और 30 से 34 तक का जैनिज़्म का केव है। हम लोग कैलाश होटल में ठहरे थे, इसलिए केव तो 400 मीटर ही वहाँ से है। अपना कार कैलाश होटल में छोड़ कर हम लोग ने टिकट लिया। टिकट का कॉस्ट 40 रुपया है। दोस्तों, हम लोग ने बुद्धिज़्म केव्स की तरफ आगे बढ़े। तो पूरा एलोरा का केव बनना है तो 2 से 3 घंटे का तो वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं तो रोड ट्रिप पे आया हूँ सेलेक्टिव केव्स का वीडियो बनाई आप लोग के सामने रखने के लिए। दोस्तों, बुद्धिज़्म के 1 से 12 केव में 10वां केव एक प्रॉपर चैत्य हॉल है और बाकी सब विहारा है। जिस मंक लोग के रुकने की जगह विहारा होता है और जो प्रेयर जो ऑफर करते हैं उस प्लेस को चैत्य और टेम्पल मानते हैं। इसमें से 11 और 12 भी देखने के लायक हैं। जो केव नंबर 11 को 2 ताल बोलते हैं और केव नंबर 12 को 3 ताल, बिकॉज 2 ताल और 3 ताल इट इज़ बेस्ड ऑन फ्लोरिंग। और आप लोग अगर देखेंगे 11 और 12 को, ऐसा लगता है कि कुछ अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन जैसा हुआ है, वो जो मॉडर्न एरा का लग रहा है मुझे तो सभी केव्स में बुद्धा की बड़ी मूर्ति होती है। तो चलिए चलते हैं अभी केव 10, जिसे भी विश्वकर्मा केव माना जाता है। ये केव जो है दुनिया का बुद्ध धर्म के सभी चैतन्य हॉल से आधुनिक और रियली ब्यूटीफुल प्रेयर हॉल है। केव के एंट्रेंस से घुसते ही आपको 2 मंजिला नजर आती है। नीचे में गर्भगृह है जिसमें बुद्ध की बड़ी मूर्ति है और ऊपर में आप देखेंगे तो एक खिड़की नज़र आती है जो पीपल का शेप में है। उसका डोर बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान प्राप्त किया है, उसे रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, ये भी माना है कि ये खिड़की के थ्रू से अपना मार्च 10, 11, 12 को सूरज के किरण सीधे अंदर के गर्भगृह की मूर्ति के फेस पे पड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोग ने किसी ने ये देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। खिड़की के ऊपर की छत ऐसा लगता है कि कुछ से वुडन कार्विंग से बनाया गया है, लेकिन ये वुडन का नहीं है, ये तो बस पूरा कारीगर है, पूरा एक ही पत्थर से बनाया गया है ये। और नीचे में खिड़की के नीचे देखेंगे तो आप 2 डोर दिखता है, वो अब तो लॉक्ड है, लेकिन ये बोलना है कि उस द्वार से हम लोग को ऊपर छत में जाने के लिए रास्ता है। दरवाजे के दोनों ओर एक मंदिर बनाया गया है। ये हीनयान और मायान का विचारधारा को दर्शाता है। चलिए अभी चलते हैं एक गर्भगृह के अंदर। इसकी रास्ता बहुत छोटी सी है, बट अंदर जाते हमें लगता है कि एकदम बाहर गर्मी की तापमान से गुजरते हुए अंदर ऐसा लगता है कि हम लोग को एक ठंडा सा फील होता है। अंदर में बुद्ध की खूबसूरत नज़रिया और ऊपर से
एक कारीगर जो है उसका छत ऐसा लगता है कि उसे वुडन से कुछ कार किया है, लेकिन पूरा पत्थरों का कार्विंग है वो, इससे वो ब्यूटीफुल लगता है। एंड ईच एंड एवरी पिलर में ऐसा कार्विंग किया हुआ है, जैसा बहुत सारे मंदिरों में जो है वुड को लेके कार्व करते हैं, यहाँ पे तो पत्थर में कार्व किया है। ये तो ऐसा कारीगर तो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। इसको कारपेंटर केव भी बोलते हैं, आई मीन सुतार झोपड़ी बोलते हैं, दैट मीन्स कारपेंटर की घर। मंदिर के अंदर घुसते हमें बहुत ही शांति प्राप्ति होती है, और ऊपर से जब हम बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं उसका एको भी होता है। ये बुद्धम शरणम गच्छामि, इनका देखो ये इम्पोर्टेंट है, सीधे एको। चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट केव 16 पे। दोस्तों अभी बुद्धिज़्म के बाद हम आगे बढ़ते हैं हिंदुज़्म का केव 13 to 29 का डिटेल्स लेने के लिए। तो केव नंबर 14 जो है उसको रामन के खाई बोलते हैं, और केव नंबर 15 को दशावतार केव बोलते हैं। केव नंबर 15 के लिए 2 मंजिला है, आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। वह मैंने तो जाके देखा नहीं है अभी, तो लोगों से पता चल, वीडियो से देखा है मैंने बहुत कुछ। वो पूरा दशावतार का पूरा स्कल्पचर्स है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। 14 और 15 सबको देखना है। आप लोग ये सर पे पहन के क्या करेंगे? सर पे पहने है ना, ये क्या करते हैं अभी हम? भगवान का नमस्कार। भगवान का नमस्कार, वहाँ पूजा करते हैं क्या? पूजा करते हैं। तो क्या है स्पेशल, क्या है सर पे डाल के जाते हैं सब लोग? ये बाल नहीं लगना चाहिए सर। हाँ, देखते हैं तो बाल तो हमको भी जाना है, तो करके जाना है क्या? कोई बात नहीं। हाँ, ओके सर, थैंक यू। तो हम चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। केव नंबर 16 जो दुनिया का एक अद्भुत मॉन्यूमेंट है, क्योंकि एक ही पत्थर में पूरा उसे कार्व किया गया है। और चलते हैं आगे इस कारीगर को देखने के लिए। इस खूबसूरती का नज़ारा आपको भी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों चलिए अब चलते हैं अंदर। इंटर करते ही राइट साइड में आपको वाल्मीकि ऋषि को देखने को मिलेगा जो रामायण लिखे हैं, और लेफ्ट साइड में व्यासव्यास जो ने महाभारत लिखी है। और जाते और भी अद्भुत सुनने को मिला कि लेफ्ट साइड का जो है वो मूर्ति है जो है खर्चा करने वाला है, और राइट साइड में जो है वो पैसा जमा करने वाले हैं। तो इससे पता चलता है कि उस ज़माने में भी अपने पास ट्रेजरी भी स्ट्रांग था। सो दैट इज़ ग्रेट। उधर द्वार से अंदर जाते ही हम लोग को अपना गणपति बप्पा लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, जो शुरुआत भगवान है। गणपति के अपोजिट में महिषासुर मर्दिनी की स्कल्पचर है। इसमें डिपिक्ट किया गया है कि महिषासुर जो बफलो है रूप में आता है, उसे वदन करती है शक्ति, जो पार्वती है शक्ति के रूप में महिषासुर को वदन करती है, इसीलिए उसे महिषासुर वर्धिनी भी कहा जाता है। स्टैचू, ये जो स्कल्पचर दिख रहा है, ये लक्ष्मी का है, जिसका अखंड जलाभिषेक हाथियों के द्वारा हो रहा है। इसी से हम जानकारी लेते हैं कि राष्ट्रकूटा जो है वो चालुक्य को सक्सीड किए थे, और वही है जो किंग कृष्णा जो राष्ट्रकूटा का डायनेस्टी का थे, इन्होंने ये कैलाश टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था 760 AD में। इस स्ट्रक्चर को इतना अद्भुत से बनाया है, इसे पहला पूरा एक ही पत्थर में बनाया गया है, और इसका जो कारीगरी है, जो स्कल्पचर्स है, इन्होंने ऊपर से स्टार्ट किया है काम, जो पत्थर के टॉप से स्टार्ट करके नीचे तक गए हैं इस मंदिर का एक ही पत्थर में ये शेप लाने के लिए, जो अभी दुनिया से बहुत लोग आके इस चमत्कारी को देखते हैं और इस कारीगरी को प्रेज करते हैं। लेफ्ट में जाते ही आपको हाथी दिखाई देगा जो टूटा हुआ है, और एक बड़ा स्तंभ है जिसे कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, और राइट साइड में भी हाथी है, वो भी टूटा पड़ा है, और वहाँ का स्तंभ को विजय स्तंभ बोलते हैं। इस दीवार में पूरा महाभारत का डिपिक्ट किया हुआ है, स्टार्टिंग से एंड तक। ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे मल्लयुद्ध सीखते हुए, धनुर्विद्या सीखते हुए दिखाई दे रहा है, और ऊपर से कौरव पांडवों का कुरुक्षेत्र वार का भी डिपिक्शन है, और दूसरे में अपना अर्जुन द्रोणाचार्य का सर काटते हुए दिखाया गया है, और अभिमन्यु
अपना इसमें चक्रव्यूह में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कृष्ण लीला का पूरा दिखाई दे रहा है, जो पैदाइश से लेके एंड तक। सो पूरा महाभारत का स्टार्टिंग से एंड तक इधर डिटेलिंग में डिपिक्ट किया हुआ है। और दूसरा साइड में रामायण का है। यहाँ पे पूरा शिव पुराण का अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है। इसमें रावण का स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा, जो जैसा पावरफुल बन गया हो। सब लोग जानते हैं रावण शिव का बड़ा भक्त है। उसने 9 सर काट के रख दिए थे। 10वां सर काटते टाइम शिव जी आए और उन्होंने उनको वर दिया शक्तिशाली का, और उन्हें एक आत्मलिंग भी दिया और उसमें बोला कि उसको नीचे नहीं रखना है। उसमें भी स्टोरी है, जो जैसा उसका भी एक बड़ा स्टोरी है। और दूसरा साइड में है विष्णु पुराण, वो भी बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे विष्णु नरसिम्हा अवतार लेते हैं, लायन एंड मैन का अवतार लेके हिरण्यकश्यप को मारते हैं। कमाल कमाल भाई, काय करता तुम्ही सगळं लावलेलं ना। तो ये स्टोरी कुछ क्वाइट इंटरेस्टिंग है। हम सबको पता है कि रावण शिव के बहुत बड़े भक्त थे और शिव को मिलना चाहते थे। ये शिवगण ने उनसे मिलने दिया ही नहीं है, तो हर बार उनके पास पहुँचते तो नहीं मिलने देते। फिर रावण उन्हें कह देता है शिवगण को, तुम बंदर हो। तो शिवगण ने उसे श्राप देता है कि तुम बंदरों से थ्रू ही मारा जाओगे तुम। तो रावण को उसके शक्ति पर घमंड था और उसने जाके कैलाश पर्वत को अपने 10 सर और 20 हाथों से उठाने लगा और पर्वत गड़गड़ने लगी और पार्वती हिलने लगी और डर गई और वहाँ के दासी लोग भागने लगे। शिव समझ गए ये प्रॉब्लम का क्या है और शिव ने अपना एक ही पाँव के अंगूठे उस कैलाश पर्वत के नीचे दबाए और रावण के ऊपर प्रेशर डाले। रावण उस दबाव को फील कर सका, वो थक गया, दोनों हाथों से बहुत ही ट्राई किया दोनों साइड से, उससे कुछ नहीं हो पाया। वो समझ गया ये शिव जी का शक्ति ही है। फिर उसने शिव तांडव स्तोत्र बोलने लगा। शिव जी प्रसन्न हुए और रावण ने माफ़ी मांगी। और वो जो ब्रिज बनाते थे ना, तो हनुमान जी देखिए वहाँ पे बैठ के ब्रिज बनाते हैं। दिस इज ऑल, ये जो है ना डिस्प्ले कर रहा है रामायण का। तो हनुमान जी जो ब्रिज बना रहे हैं, इसके ऊपर में देखिए 2 नंबर पे इधर कुंभकर्ण लिखा है। हनुमान का। लोग नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर में एक शिवलिंग की मंदिर है, शिव की मंदिर है, उसमें शिवलिंग है। और वहाँ से फर्दर हम लोग निकलते हुए दूसरे जगह में जाते हैं, तो वहाँ पे नंदी, शिवलिंग के सामने नंदी फहरा लेते हुए बैठा हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड जो हम लोग ने नीचे से देखा था जो है वो हाथी है और अपना क्रांति स्तूप, और राइट साइड में भी टूटा हुआ हाथी और विजय स्तूप है। तो ऊपर से अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है टोटली।
यहाँ से यू गेट अ ब्यूटीफुल व्यू। इसी को हम लोग को दिखाना है आपको। क्या क्या स्टोन्स रखा है यार, ऊपर कैसे चढ़ के जाना है वो देख रहा हूँ मैं। यहाँ से चढ़ के जाता हूँ, स्टेप्स क्या बना हुआ है देखो। दोस्तों, हम लोग ने हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म का केव देखने के बाद आगे बढ़े जैन केव देखने के लिए। उसके लिए बैटरी ऑपरेटेड कार मिलता है, वो 30 रुपये लगता है और ये बैटरी ऑपरेट आपको ड्रॉप करेगा केव 30 to 35 देखने के लिए, और फिर से आपको पिकअप करके 28, 29 केव देख सकते हो। उसके बाद वापस आप रिटर्न हो सकते हो अपना जैनिज़्म केव्स देखने के लिए। और 30 नंबर अभी भी मुझे क्लियर नहीं है, लोग उसे बोलते हैं छोटा कैलाश, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो मुझे प्लीज़ कंफर्म कीजिए छोटा कैलाश कौन सा है। इंद्र सभा तो एकदम अच्छे से दिख रहा था मुझे। केव नंबर 32, केव नंबर 31 तो अनफिनिश था। केव नंबर 32 इंद्र सभा मेन केव था, वो अच्छा था एकदम। एंट्रेंस में एकदम एलिफेंट था एंड लेफ्ट साइड में स्तूप, एंड इसका पूरा अंदर में महावीर का बड़ा सा स्पिरिचुअल ये था, जैन का टीचर, और इसका इमेजेस भी थे उसमें। तीर्थंकरास जो जैन स्पिरिचुअल टीचर है, और उसमें बहुत सारे कार्विंग भी डिपिक्ट करता है जैन का रिलीजियस थीम का ऊपर। और केव नंबर 33 उसको जगन्नाथ सभा बोलते हैं। जगन्नाथ सभा माने ये असेंबली हॉल होता है, उसमें भी एक एलिफेंट स्कल्पचर है एंट्रेंस में। और केव नंबर 34 तो एक छोटा सा केव है, वेरी स्मॉल केव, वो 33 के अंदर से ही जा सकते हैं हम लोग। तो इसके साथ हम लोग ने ये जैन का केव्स का दर्शन लिया और देन आगे बढ़े केव नंबर 28, 29 देखने के लिए। ये पूरा स्टेयरकेस है ना। सो हम लोग को फिर से बैटरी ऑपरेटेड कार के थ्रू केव नंबर 28, 29 की जगह पर ड्रॉप किया गया। तो वहाँ हम लोग ने पूरा हिंदुइज़्म का बाकी का फाइनल केव 28, 29 को देखा। 29 बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अद्भुत था, उसका दृश्य लिया जो आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग वापस बैटरी ऑपरेटेड कार से अपना जो लोकेशन से चढ़े वहाँ ड्रॉप कर दिए गए। There is a story, they are playing dice game here. यहाँ पे डाइस का गेम खेल रहे हैं। और ये टॉर्टॉइस है, देखो यार टॉर्टॉइस का शेप में है। चलो क्या कछुआ, वहाँ पे शिव जी का जो होमकुंड है, होमकुंड, और वो शिव जी का वो शादी एरिया का है मंडप जैसा, तो वो होमकुंड है।
चलिए चलते हैं अभी आगे। देखो यार हम लोग पोहा ले रहे हैं, पोहा अच्छा है। महाराष्ट्र में आके पोहा का बिना ये गाड़ी कितना दिन में बनता है? एक दिन में 2। ये अंधेरा मार्ग है। ये अंधेरा मार्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके बाद लंच लेंगे, लंच लेने के बाद सीधा अमरावती को ट्रेन करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मेरा व्लॉग समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। जब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।